इस मूवी की शुरुआत में हम जिमी नाम के एक रोबोट को देखते हैं जिसे कुछ इंसान परेशान कर रहे थे। ये रोबोट उन लोगों को कुछ नहीं कहता और चुपचाप उनके सारे जुल्म सहता रहता है। वो लोग उसे धक्का देकर गोबर में गिरा देते हैं जिसकी वजह से वो बेचारा गंदा हो जाता है, लेकिन इतने अपमान के बाद भी वो उन्हें कुछ नहीं कहता। जिमी चाहता तो वो उनसे लड़ सकता था, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से उसने अपने अंदर के फाइटिंग मैकेनिज्म को स्विच ऑफ कर दिया था, जिसकी वजह से उसे ना ही गुस्सा आता था और वो ना ही कभी खुश होता था। उसके अंदर सिर्फ दयालुता की भावना थी, फिर चाहे उसे कोई मार ही क्यों ना डाले। उन सोल्जर्स के जनरल अपने आदमियों को जिमी को परेशान करने से रोकते हैं और वो जिमी को कहता है कि वो अपना मुंह धोकर फिर से काम पर लग जाए। जिमी जब नदी किनारे अपना मुंह धोने जाता है तो सैम नाम की एक लड़की उससे मिलने आती है। सैम को उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था, पर जिमी उसे कहता है कि अब यही मेरी जिंदगी है और मुझे इसका जरा भी पछतावा नहीं। जिमी उसे बताता है कि उसे देखकर उसे किसी की याद आ गई। जिमी उस शख्स के बारे में ज्यादा जिक्र नहीं करता, लेकिन उसके बारे में बात करके उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। सैम उसके लिए एक फूलों का ताज बनाती है और उसके सिर पर रखकर वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं कि उसके इस छोटे से एक्शन की वजह से जिमी के अंदर फीलिंग्स आने लगती हैं। जिमी को इससे पहले किसी ने भी इतना प्यार नहीं किया था, इसलिए उसकी प्रोग्रामिंग चेंज होने लगती है और अब वो प्यार को महसूस करने लगा था। देर रात को हम देखते हैं कि वो सोल्जर्स जो जिमी को परेशान कर रहे थे, उनकी गंदी नजर सैम के ऊपर थी। जनरल समेत सभी सोल्जर्स सैम का रेप करने की प्लानिंग करने लगते हैं। उस गांव में सैम को बचाने वाला और कोई नहीं था, क्योंकि पूरा गांव उनके गुस्से से डरता था। लेकिन जब वो सैम को पकड़कर उसके साथ जोर जबरदस्ती करते हैं, तभी कोरा नाम की एक लड़की उन्हें रोकने के लिए उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। उन सोल्जर्स को लगा कि ये लड़की कोई आम किसान है, लेकिन उसे कम आंकना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। हम देखते हैं कि कोरा उन सभी को मार डालती है और अंत में सिर्फ जनरल ही बचता है, वो भी इसलिए क्योंकि उसने सैम के सिर पर हथियार रखा था। इसी बीच वहाँ जिमी आ जाता है। जनरल उसे ऑर्डर देता है कि वो उस लड़की को मार डाले, लेकिन सैम को खतरे में देखकर जिमी अपना मन बदल लेता है और वो उल्टा जनरल को ही शूट कर देता है। किसी को समझ नहीं आता कि जिमी ने ऐसा क्यों किया। वो तो उन लोगों का वफादार था, लेकिन जिमी बिना कुछ कहे सुने वहाँ से भाग जाता है। सभी किसान बहुत डरे हुए थे, क्योंकि उन्होंने एडमिरल नोबल के सोल्जर्स को मारा था। वो जानते थे कि नोबल अनाज लेने के लिए हमारे गांव में दोबारा आएगा और जब वो देखेगा कि हमने उनके लोगों को मार दिया तो वो हमारे पूरे गांव को जलाकर राख कर देगा। कोरा उन्हें कहती है कि अब हमें लड़ना होगा, क्योंकि अगर हम नहीं लड़ें तो हम मारे जाएंगे। कोरा जानती है कि उनसे अकेले लड़ने जाना बेवजह अपनी जान गंवाने जैसा था, इसलिए उसे ऐसे योद्धाओं की जरूरत थी जो नोबल से उतनी ही नफरत करते हो जितनी की वो करती है। कोरा और उसके साथ एक और किसान जिसका नाम गनर था, वो दूर अंतरिक्ष में उन योद्धाओं की खोज में निकल जाते हैं। गनर कोरा से कहता है कि हमें उनसे लड़ने की जरूरत क्या है, हम अपनी जरूरत भर का अनाज रखकर बाकी का सारा अनाज उन्हें दे देंगे। हम समझौता करेंगे तो वो शायद हम पर दया करें और हमें छोड़ दें। लेकिन कोरा उसे बताती है कि नोबल दया करने वालों में से नहीं है, उससे छोटी छोटी बातें बर्दाश्त नहीं होती। फिर हमने तो उसके खिलाफ जंग छेड़ दी है। हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि कोरा कोई किसान नहीं है, बल्कि वो भी नोबल की तरह एक सोल्जर थी। कोरा बेलसीरियस की बेटी है, जो इस पूरे यूनिवर्स का सबसे ताकतवर तानाशाह था। जब कोरा 9 साल की थी तब बेलसीरियस ने कोरा के प्लेनेट के सभी लोगों को मार डाला और सिर्फ उसे गोद लेकर उसे अपनी मुंह बोली बेटी बना लिया। कोरा गनर को बताती है कि बेलसीरियस ने मुझे ट्रेन करके एक हथियारा बनाया और एक दिन अपने पिता के लिए लड़ते लड़ते उसने उस आदमी को खो दिया जिससे वो इस कायनात में सबसे ज्यादा प्यार करती थी। कोरा ने उस लड़ाई को तो जीत लिया, लेकिन उस लड़ाई में उसका प्रेमी शहीद हो गया, जिसके बाद वो भी एक बागी बन गई और तभी से वो इस तरह मारी मारी फिरती है। इसके बाद वो दोनों बागियों की तलाश में एक बेनाम जगह पर जाते हैं, लेकिन वहाँ जाकर उन्हें पता चलता है कि जिस आदमी की तलाश में वो वहाँ गए थे उसे तो बाउंटी हंटर्स ने पकड़ लिया है। कोरा वहाँ के लोगों से जनरल टाइटस के बारे में पूछती है। ये आदमी उनके लिए बहुत खास था, क्योंकि वही था जो उन्हें लीड करता। एक एलियन उन्हें बताता है कि वो कहाँ पर है, लेकिन वो उन्हें साथ ही साथ ये चेतावनी भी देता है कि वो उसके पास ना जाएं। वो बताता है कि आखिरी बार जो बाउंटी हंटर उसके पास गया था, टाइटस ने उसका सर काट दिया। इसी बीच एक एलियन गनर को सेक्सुअली हैरेस करता है। कोरा उसे गनर से दूर रहने को कहती है, लेकिन वो एलियन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और उसे मारने के लिए अपने गुंडे ले आता है। कोरा गनर को बचाने के लिए उन सभी लोगों को मार डालती है। इस लड़ाई में उनकी मुलाकात एक और शख्स से होती है। इस आदमी का नाम काय है। वो कहता है कि मुझे पता चला कि तुम बागियों की तलाश कर रहे हो। काय ऐसे लोगों को जानता था जो नोबल और उसके साम्राज्य से नफरत करते थे
वो कहता है कि वो उनसे उन्हें मिलवा सकता है, लेकिन उसके बदले उसे ढेर सारे पैसे चाहिए। गनर उससे कहता है कि हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अनाज है जो मेरे किसान भाइयों ने बड़ी मेहनत से उगाया है। दोस्तों, हमारी इस दुनिया में अनाज की कीमत पैसों से कई ज्यादा थी, इसलिए काई उसकी बात मान जाता है। काई उन्हें एक लोहार के पास लेकर जाता है, जिसके पास तारक नाम का एक गुलाम कई सालों से गुलामी कर रहा था और उसकी गुलामी के 12 साल और बाकी थे। लोहार तारक को उन्हें देने को तैयार था, लेकिन उसके बदले वो ढेर सारे पैसे मांगता है। गनर जब उसे बताता है कि उनके पास पैसे नहीं है, तो वो उन्हें एक और ऑफर देता है। वो तारक के ऊपर जुआ खेलता है और कहता है कि अगर तुम्हारे कहने पर तारक ने उस विशालकाय पक्षी को अपने काबू में कर लिया तो मैं इसे तुम्हारे लिए आजाद कर दूंगा, लेकिन अगर वो नहीं कर पाया तो तुम दोनों को भी मेरी गुलामी करनी पड़ेगी। तारक के लिए यहाँ से निकलने का ये सुनहरा मौका था। वो उन्हें विश्वास दिलाता है कि वो ये कर लेगा। कोरा उसके ऊपर भरोसा करती है और शर्त को मंजूर कर लेती है। तारक उस पक्षी के पास जाता है और उन लोगों को उस रस्सी को ढीला छोड़ने के लिए कहता है। ये एक जंगली पक्षी था, पर तारक उसे बड़ी आसानी से काबू कर लेता है। सभी ये देखकर दंग रह जाते हैं और शर्त के मुताबिक उस लोहार को तारक को आजाद करना पड़ता है। लोहार न सिर्फ शर्त हारा था, बल्कि उसे अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है, क्योंकि उसे लगा कि वो पक्षी अब पालतू बन चुका है। लेकिन असल में ऐसा नहीं था। वो जैसे ही उसके पास जाता है, वो पक्षी उसे नोच कर मार डालता है। इसके बाद काई उन्हें कोबाल्ट माइनिंग प्लेनेट पर लेकर जाता है। यहाँ पर उन्हें नेमेसिस नाम की एक और योद्धा मिलती है। नेमेसिस उन्हीं लोगों में से थी जिसके परिवार को नोबल ने खत्म कर दिया, और तब से ही वो बदले की आग में जल रही है। हम देखते हैं कि जंग के बाद नेमेसिस ने अपने दोनों हाथों को काटकर खुद को आधा मशीन बना लिया था और उसके पास लेजर कटाना थी। कोरा जब उसे एक मकड़ी मॉन्स्टर से लड़ते हुए देखती है तो वो समझ जाती है कि इस लड़की में दम तो है, और वो उसे उनकी टीम का हिस्सा बनने के लिए कहती है। नेमेसिस अब उनके साथ थी, लेकिन सिर्फ 3 लोग काफी नहीं थे। उन्हें अभी भी जनरल टाइटस की जरूरत थी। जब वो टाइटस के प्लैनेट पर जाते हैं तो हम देखते हैं कि टाइटस नशे में धुत किसी भिखारी की तरह जमीन पर पड़ा हुआ था। कोरा को विश्वास नहीं होता कि यही वो आदमी है जिसे मदर वर्ल्ड के तानाशाह अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। टाइटस को नहलाया जाता है और कोरा उसे उनके साथ मिलकर तानाशाहों के खिलाफ बगावत करने के लिए कहती है। टाइटस के साथ पिछली बार जो हुआ था उससे वो बहुत डरा हुआ है और वो नहीं चाहता था कि जो उसके साथ हुआ है वो किसी और के साथ भी हो। लेकिन कोरा के बहुत समझाने के बाद वो उनके साथ चलने को तैयार हो जाता है। अब उनके पास एक महान लीडर था और साथ ही में 2 जाबाज योद्धा, लेकिन उन्हें और भी लोगों की जरूरत थी। गनर ब्लड एक्स नाम के एक और बागी को जानता था, जिसके साथ उसने एक बार अनाज का सौदा किया था। वो सभी उसके पास जाते हैं और ब्लड एक्स को उसके साथ मिलकर नोबल के खिलाफ लड़ने के लिए कहते हैं। ब्लड एक्स उनके साथ चलने को तैयार था और वो अपने कुछ लोगों को भी उनकी टीम में शामिल कर लेता है। हम देखते हैं कि उन सभी के जाने के बाद नोबल ब्लड एक्स के प्लेनेट पर आता है। उसे पता चल गया था कि कुछ लोग उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। नोबल उन सभी लोगों को मार देता है जिन्होंने उन बागियों को रहने के लिए पनाह दी थी। उन सभी योद्धाओं को अब कोरा के गांव जाना था, इसलिए काई उन्हें एक बंदरगाह पर लेकर जाता है। लेकिन कोरा को जल्द ही समझ आ जाता है कि उसने काई पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की है। हम देखते हैं कि काई उन सभी को बंदी बना लेता है। दरअसल काई भी एक बाउंटी हंटर था और ये सब उसकी चाल थी। अगर वो उन सभी को अकेले पकड़ने जाता तो शायद कभी इतने लोगों को एक साथ इकट्ठा नहीं कर पाता। काई ने नोबल से उन लोगों का सौदा किया था, जिसके बदले उसे इतने पैसे मिलते कि वो माला माल हो जाता। कुछ देर बाद वहाँ नोबल आता है। वो उन सभी के एक साथ पकड़े जाने से बहुत खुश था, खासकर कोरा के पकड़े जाने से, क्योंकि वो बेल्सीरियस की बेटी होने के साथ साथ इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी बागी थी। वो लोग गनर को उसे मारने के लिए मजबूर करते हैं। गनर, जो काई के इस धोखे से बहुत गुस्से में था, वो कोरा की जगह उल्टा काई पर हमला कर देता है और उन सभी को आजाद कर देता है। वो सभी नोबल और उसके सिपाहियों पर हमला कर देते हैं और देखते ही देखते वहाँ एक युद्ध शुरू हो जाता है। नोबल की शिप उनके सभी सिपाहियों को एक एक करके खत्म कर रही थी। ब्लड एक्स उन्हें रोकने के लिए उनकी शिप पर हमला कर देता है, लेकिन उनके ऊपर सीधे तौर पर हमला करना उसे बहुत भारी पड़ जाता है, जिसके बाद ब्लड एक्स इस लड़ाई में मारा जाता है। लेकिन मरते मरते उसने उस शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिससे नोबल के सभी सोल्जर्स मारे जाते हैं। नोबल अब अकेला था और उसे रोकने के लिए वो सभी उस पर एक साथ हमला कर देते हैं। नोबल वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन कोरा इस बार उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली थी। वो उसे मार मार कर लाचार कर देती है
और आखिर में उसे नीचे फेंक कर उसे वहीं मरने के लिए छोड़कर चली जाती है। इसके बाद वो सभी गांव आते हैं। उन्हें पता था कि उन्होंने नोबल को मारकर तानाशाह को गुस्सा दिलाया है और वो उनसे इसका बदला जरूर लेंगे। हम यहाँ जिमी को देखते हैं जो उन्हें छुप कर देख रहा था। जिमी उनकी मदद करना चाहता था पर वो अपनी प्रोग्रामिंग के चलते मजबूर था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उन लोगों को नोबल की लाश मिल जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि नोबल कोई इंसान नहीं था बल्कि वो एक ह्यूमनॉइड रोबोट था। उसके लोग उसका इलाज करते हैं और कुछ ही देर में नोबल फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। नोबल के ब्रेन को सीधा बेलसीरियस के दिमाग से जोड़ा जाता है। बेलसीरियस उसकी इस नाकामयाबी से बहुत नाखुश था। वो कहता है कि इस बार उसे उसकी बेटी जिंदा चाहिए और अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो वो उसे ऐसी मौत देगा कि उसकी मौत से लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दूसरी तरफ गांव वाले डरे हुए थे। उन्हें डर था कि तानाशाह कभी भी आते होंगे, लेकिन कोरा उन्हें बताती है कि उसने नोबल को मार दिया है और उनके नियमों के अनुसार जब भी किसी एडमिरल की मौत होती है तब उन्हें तुरंत मदरवर्ल्ड जाना पड़ता है। कोरा को पूरा यकीन था कि अब उनमें से कोई भी यहाँ जल्दी लौटकर नहीं आने वाला, लेकिन वो गलत थी क्योंकि एक सोल्जर जो पहले नोबल के लिए काम करता था वो उन्हें बताता है कि उसका अभी अभी नोबल की शिप से कांटेक्ट हुआ है और वो 5 दिनों में यहाँ पहुँच जाएंगे। 5 दिन काफी नहीं थे। टाइटस जानता था कि यहाँ उनका सबसे बड़ा हथियार सिर्फ अनाज था, क्योंकि अगर उन्हें पता चल गया कि गांव वालों ने हमें पनाह दी है और ऊपर से किसानों के पास अनाज भी नहीं है तो वो इस पूरे गांव को ऊपर से ही खत्म कर देंगे। अगर उन्होंने आसमान से ही गोले बारूद दागने शुरू कर दिए तो हमें उनसे लड़ने तक का मौका नहीं मिलेगा। उनसे जीतना तो बड़ी दूर की बात है। टाइटस सभी किसानों को कहता है कि उन्हें अगले 3 दिनों में ही फसल की कटाई करनी होगी। किसान जानते थे कि ये काम नामुमकिन है, लेकिन फिर भी उनमें से कोई भी काम करने से मना नहीं करता और अगली सुबह वो सभी फसल की कटाई में जुट जाते हैं। देखते ही देखते उन्होंने अगले 3 दिनों में पूरी फसल काटकर अनाज तैयार कर लिया था। नोबल से ये उनकी पहली और आखिरी लड़ाई होने वाली थी, इसलिए काम खत्म होने के बाद वो सभी भरपेट खाना खाते हैं और जश्न मनाते हैं। गनर कोरा से पूछता है कि तुमने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से तुम इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी अपराधी बन गई। कोरा उसे बताती है कि जब वो अपने पिता के लिए काम करती थी तो उन्होंने उसे राजकुमारी के अंग रक्षक के तौर पर नियुक्त किया था। वो बताती है कि राजकुमारी के पास दिव्य शक्तियां थी और वो किसी भी मरे हुए को जिंदा कर सकती थी। राजा ने सोचा कि उनकी बेटी इस पूरी दुनिया में शांति का प्रतीक बनेगी। उन्होंने फैसला किया कि अब से वो अपने साम्राज्य को त्याग कर ब्रह्मांड में शांति कायम करेंगे, लेकिन मेरे पिता राजा की बातों से सहमत नहीं थे। वो अपनी सालों की मेहनत को किसी छोटी बच्ची की वजह से बर्बाद नहीं होने देना चाहते थे। उन्होंने धोखे से राजा और उसके परिवार को मरवा दिया और उन्होंने मुझे भी राजकुमारी को मारने के लिए मजबूर किया। कोरा कहती है कि जब उसने राजकुमारी को मारा तब मेरे पिता ने भरी सभा में मुझ पर शाही परिवार को खत्म करने का इल्जाम लगाया और इस तरह मैं उस गुनाह की दोषी बन गई जो मैंने कभी किया ही नहीं था। जिमी उन सभी को छुपकर देख रहा था, मानो जैसे कि उनकी मदद करना चाहता है, लेकिन कोई चीज उसे रोक रही थी। हम देखते हैं कि चौथे दिन टाइटस गांव के लोगों को बंदूकें चलाना सिखाता है और जिन लोगों के पास बंदूकें नहीं थी उन्हें नेमेसिस तलवार चलाने की ट्रेनिंग देती है। उन सभी ने जमीन के अंदर बड़ी बड़ी सुरंगें बनाई थी जिसके नीचे छुपकर वो सभी लोग सही मौके का इंतजार करते हैं। जनरल टाइटस उन सभी लोगों से कहते हैं कि कल उनका शायद आखिरी दिन है। ऐसे में वो चाहता है कि हमें एक दूसरे के बारे में सब कुछ पता हो। वो सबसे पहले खुद से शुरुआत करता है। टाइटस उन्हें बताते हैं कि बेलसीरियस ने उन्हें मासूम बच्चों और औरतों को मारने के ऑर्डर्स दिए थे, लेकिन ऐन मौके पर मेरे अंदर की इंसानियत जाग गई और मैंने हथियार डालने का फैसला किया। बेलसीरियस ने मुझे ऑर्डर्स दिए थे, लेकिन मैंने उसकी नहीं सुनी, जिसकी वजह से उसने मेरे सभी सैनिकों को मार दिया। वो मानता था कि अपने लोगों की मौत का जिम्मेदार वो खुद है और अब चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन कल वो अपने हथियार दुश्मनों के सामने नहीं डालेगा। नेमेसिस उन्हें बताती है कि बेलसीरियस और उसके लोगों ने उसके बच्चों को मार दिया और तब से ही वो बदले की आग में जल रही है और उसे इस मौके की बरसों से तलाश थी। हमें यहाँ पता चलता है कि तारक एक राजकुमार था। तारक के पिता अपने लोगों के लिए बेलसीरियस से समझौता करना चाहते थे, लेकिन जब वो उससे बात करने गए तो बेलसीरियस ने उन्हें मार दिया। तारक उससे बदला लेना चाहता था, लेकिन वो अकेला था, इसलिए वो बुजदिलों की तरह भाग गया और तब से ही वो भाग रहा है। अब सच बोलने की बारी कोरा की थी, लेकिन वो उन्हें नहीं बताती कि वो बेलसीरियस की बेटी है और उसने ही अपने पिता के कहने पर शाही परिवार की राजकुमारी की हत्या की थी। अगले दिन कोरा अपने पुराने शिप को दोबारा ढूंढती है
जो उसने पिछले 2 सालों से गांव वालों की नजरों से छुपा कर रखा था। वो लोग उसे स्टार्ट करते हैं और कोरा उसे एक झरने के नीचे लाकर खड़ा कर देती है ताकि नोबल को उस शिप के बारे में पता न चले। कोरा देखती है कि जिमी उसका पीछा कर रहा था। वो जिमी से कहती है कि तुम इस लड़ाई में हमारा साथ क्यों नहीं देते, लेकिन जिमी उसे कहता है कि शाही परिवार के मरने के बाद उसने लड़ना छोड़ दिया है। उसे खुद पर शर्म आने लगी थी और पछतावे के बोझ के तले वो पूरी तरह से दब गया था। कोरा उसे समझाती है कि हम दोनों की कहानी एक जैसी है। वो उसे बताती है कि मैंने उस शाही परिवार को खत्म करने में अपने पिता की मदद की जिसे तुम बचाना चाहते थे, लेकिन मैं अब पछतावा नहीं करना चाहती। मैं अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहती हूँ। जिमी उसे कहता है कि तुम्हें पता है ना कि तुम नोबल से जीत नहीं पाओगी और ये गांव वाले बेमौत मारे जाएंगे। पर कोरा ने अपना मन बना लिया था और वो पीछे नहीं हटने वाली। हम देखते हैं कि नोबल अब उनके गांव में आ चुका था। टाइटस खतरे की घंटी बजाता है, जिसके बाद सभी लोग फटाफट अपनी पोजीशन पर तैयार हो जाते हैं। नोबल देखता है कि गांव वालों ने अनाज की बोरियां पूरे गांव में फैला रखी थी। वो जानता था कि अगर उसने गांव पर हमला किया तो उसका अनाज भी नष्ट हो जाएगा। नोबल को मजबूरन अपने जहाजों को लैंड कराना पड़ता है। वो कोरा के सामने आता है और उसे कहता है कि तुम्हें ये सब करके क्या हासिल होगा। कोरा उसे कहती है कि ये गांव वाले तुम्हें तुम्हारी जरूरत का अनाज दे देंगे, लेकिन अगर तुमने जोर जबरदस्ती की तो तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। नोबल उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं कि तुमने गांव वालों को कहाँ छुपा रखा है। मैं तो यहाँ बस तुम्हारा ध्यान भटकाने आया हूँ। अब तक तो मेरे सिपाहियों ने इस गांव की औरतों और बच्चों को अपने कब्जे में कर लिया होगा। वो कहता है कि तुमने जिन लोगों को मेरे खिलाफ लड़ने के लिए इकट्ठा किया है, बेलसीरस उन्हें इतना बड़ा खतरा नहीं मानते जितना कि वो तुम्हें मानते हैं। वो कहता है कि अगर तुम मेरे साथ चुपचाप चलने को तैयार हो तो मैं इन गांव वालों और तुम्हारे उन दोस्तों की जान बख्श दूंगा। कोरा खतरे की घंटी बजाने से मना करती है क्योंकि वो जानती थी कि अब कुछ भी उसके हाथ में नहीं है। वो गनर को आखिरी बार अलविदा कहने जाती है। गनर उसे समझाता है कि उसके जाने के बाद नोबल अपने वादे को पूरा नहीं करेगा और वो हमें मार देगा, लेकिन कोरा वहाँ से जाने लगती है। उसे रोकने के लिए वो खुद खतरे की घंटी बजा देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि गांव वाले अचानक से बाहर निकलकर उनके ऊपर हमला कर देते हैं। उन्होंने नोबल के कई जहाजों को नष्ट कर दिया था और उनकी ये लड़ाई अब शुरू हो चुकी थी। नोबल उस सुरंग में घुसकर एक एक आदमी को बड़ी बेरहमी से मारने लगता है। गनर कोरा को अपने साथ उसकी शिप पर लेकर जाता है, क्योंकि अगर उन्हें हराना था तो सबसे पहले उन्हें नोबल की उस शिप को डिस्ट्रॉय करना होगा जहां से नोबल अपने सैनिकों को भेज रहा था। दूसरी तरफ गांव वाले बड़ी बहादुरी से उन सिपाहियों का मुकाबला करते हैं। शुरुआत में तो वो सैनिकों को मार गिराते हैं, लेकिन उनकी टुकड़ी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। गांव के बच्चों और औरतों की रक्षा करते करते नेमेसिस बुरी तरह से घायल हो जाती है और एक बच्चे को बचाते दौरान एक सोल्जर उस पर हमला करके उसे मार डालता है। हम देखते हैं कि कोरा अपनी शिप को लेकर उस स्पेसशिप की ओर निकल पड़ते हैं। वो ऐसा दिखावा करते हैं कि जैसे उनकी शिप खराब हो गई है और वो शिप के कमांडर से अंदर आने की परमिशन मांगते हैं। हम देखते हैं कि उनका ये नुस्खा काम कर गया था और वो उस शिप के अंदर घुस गए थे। अपनी पहचान छुपाने के लिए उन दोनों ने अपना चेहरा ढक लिया था। उस शिप के अंदर आते ही वो कंट्रोल रूम की ओर जाने लगते हैं, क्योंकि अगर उसे काबू कर लिया तो वो और सैनिकों को गांव में आने से रोक सकते थे। हम देखते हैं कि टाइटस और तारक ने गांव वालों के साथ मिलकर नोबल के सभी सैनिकों को मार गिराया था। वो अपनी जीत को लेकर खुशी थे कि तभी वो और जहाजों को उनकी ओर आता हुआ देखते हैं। ये जहाज उन लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, जिसमें कई गांव वाले अपनी जान से हाथ धो देते हैं। निहत्थे किसानों की लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रही थी और अब उन्हें एहसास हो गया था कि वो इस लड़ाई को हार चुके हैं। दूसरी ओर जब कोरा उस शिप में एक्सप्लोजिव लगा रही थी तो सैनिक उसे ऐसा करते हुए देख लेते हैं। कोरा उन सभी को मार देती है, लेकिन उन्होंने मरने से पहले नोबल को उसके बारे में रिपोर्ट कर दिया था। नोबल उस पूरे गांव को खत्म करने को कहता है, ये जानते हुए भी कि वहाँ उनके लिए ढेर सारा अनाज था। एक सोल्जर नोबल को बताता है कि अभी भी हमारे कुछ सैनिक नीचे हैं, अगर गांव पर हमला किया तो वो भी मारे जाएंगे। पर नोबल कहता है कि उसे उनकी कोई परवाह नहीं, वो मारे जाएंगे तो इससे अनाज खाने वाले ही कम होंगे और ये हमारे लिए अच्छी बात है। तारक और दूसरे सिपाही बड़ी बहादुरी से उन सैनिकों का सामना करते हैं, लेकिन जब उन्हें लगने लगा कि अब बस वो इस लड़ाई को नहीं जीत सकते, तभी उनके सामने कुछ ऐसा होता है जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। हम देखते हैं कि वहाँ जिमी आता है और वो उन गांव वालों के खिलाफ खड़े हर एक सैनिक को मार डालता है। इस तरह नीचे की जंग तो उन्होंने जीत ली थी, लेकिन सबसे बड़ा खतरा अभी भी उनके सिर के ऊपर मंडरा रहा था। वो लोग मिसाइल दागने के लिए बटन दबाने ही वाले थे
कि तभी उस शिप में एक धमाका होता है। ये धमाका इतना बड़ा था कि उनका निशाना चूक जाता है और मिसाइल गांव से मीलों दूर जाकर गिरती है। नोबेल का पूरा शिप टुकड़ों में बिखर कर नीचे गिर रहा था। अपनी इस हार से आग बबूला नोबेल कोरा को ढूंढ निकालता है और उसे मारने के लिए उससे मुकाबला करता है। इसी बीच गनर कोरा को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन नोबेल उसे गोली मार देता है। उस शिप के साथ वो दोनों भी नीचे गिर रहे थे और एक दूसरे की जान के दुश्मन वो दोनों आपस में एक जानलेवा हाथापाई करते हैं। इसी बीच नोबेल की तलवार उसके हाथ से फिसल जाती है और अब वो निहत्था था। नोबेल कोरा का दम घोटकर उसे मारने ही वाला था कि तभी गनर पीछे से उस पर हमला करके नोबेल को घायल कर देता है। कोरा जरा भी देर नहीं करती और वो खुद को उसके हाथों से छुड़ाकर नोबेल के सिर को उसके धड़ से अलग कर देती है। नोबेल पिछली बार की तरह इस बार भी बहुत बुरी मौत मारा गया था, लेकिन उसकी आर्मी उस शिप से सही सलामत निकल जाती है और वो सभी गांव की ओर ही जा रहे थे। उस शिप के नीचे गिरने से पहले कोरा भी गनर के साथ वहां से भाग निकलती है और गांव से कुछ दूर जाकर उनका शिप क्रैश कर जाता है। हम देखते हैं कि गनर का बहुत सारा खून बह चुका था। उसका बचना मुश्किल था, लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि वो बेवजह नहीं मर रहा। गनर जाने से पहले कोरा से कहता है कि वो उससे प्यार करता है और हमेशा उससे प्यार करता रहेगा, और इतना कहकर वो अपना दम तोड़ देता है। हम देखते हैं कि ब्लड एक्स की बहन वहां पहुंचकर उन सभी सिपाहियों को मार गिराती है जो शिप से बच निकले थे, और उनमें से कोई भी उस गांव का बाल भी बाका नहीं कर पाता। उन लोगों ने इस जंग को तो जीत लिया था, लेकिन नोबेल अकेला नहीं था, बल्कि उसके जैसे कई तानाशाह थे जो भी ब्रह्मांड में न जाने कितने किसानों और मासूम लोगों पर जुल्म उठा रहे थे। इस लड़ाई में शहीद सभी लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता है और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाती है। कोरा जो गनर की मौत से बहुत दुखी थी, वो गांव वालों को बताती है कि उसने उन्हें अपने बारे में झूठ बोला, लेकिन टाइटस ये पहले से जानता था। गांव वाले उसे माफ कर देते हैं। टाइटस उसे कहता है कि तुमने उस दिन राजकुमारी को मारा जरूर था, लेकिन वो मरी नहीं, वो अभी भी जिंदा है और कहीं छुपी हुई है। अगर हमें तुम्हारे पिता बेलसीरस के खिलाफ लड़ना है तो हमें राजकुमारी को ढूंढना होगा। राजकुमारी जिंदा है ये खबर सुनकर कोरा बहुत खुश होती है और वो सभी फैसला करते हैं कि वो राजकुमारी को ढूंढकर बेलसीरियस के साम्राज्य को नष्ट कर देंगे। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।